हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टेस्ट 7 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ऑलरेडी टेस्ट 1 टू टेस्ट 6 डिस्कस कर भी चुका हूं और ये टेस्ट भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर पहले शेयर कर दिया था। मैंने आपको कहा था इसको अटेम्प्ट कर लेना, जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो आप अपने आंसर्स को मैच कर लेना। तो अब हम आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ओके, सो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है एक आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटीग्रेटेड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए, तो फ्रेंड्स, इसी चैनल पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस भी ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ जिसमें मैं कंप्लीट यूनिट्स भी डाल चुका हूँ। तो रिवीजन पर्पस के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा अगर आप इन वीडियो से गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमें दो लिस्ट दे रखी है। एक लिस्ट में हमें दे रखा है टाइप्स ऑफ फिजिबल स्टडी, सेकंड में हमें उसके फंक्शन। तो बता रहे हैं कि हमें कौन सी फिजिबल स्टडी का कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। ए है टेक्निकल, बी इकोनॉमिक, सी ऑपरेशनल, डी शेड्यूल। फंक्शन में हमें दे रखा है फर्स्ट असेस द डिग्री टू विच द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स, बी असेस द फर्म टाइम फ्रेम फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, सी असेस द करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, फोर्थ असेस इफ द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैज द कैपेबिलिटी टू जनरेट गेन्स। नीचे हमें ऑप्शन से रखे हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज बताई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जब भी मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन आए तो हमेशा लिस्ट सेकंड से स्टार्ट करना, देन अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज टी। डेट इज, अगर हम बात करें टेक्निकल फिजिबल स्टडी, तो देखना इसमें क्या है, हमारे जो ऑप्शंस हैं उसी में से ही हमें आंसर देखने को मिल रहा है। तो हम देखिए टेक्निकल फिजिबल स्टडी का फंक्शन क्या कहता है, असेस द करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। देखो, हम टेक्निकल फिजिबल स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली हम स्टडी किस चीज के रिगार्डिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ही तो कर रहे होंगे, टेक्निकल और टेक्नोलॉजी विच आर रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश यूजर रिक्वायरमेंट। देन अगर हम बात करें इकोनॉमिक फिजिबल स्टडी की, असेस इफ द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैज द कैपेबिलिटी टू जनरेट फाइनेंशियल गेन्स। तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की, फाइनेंशियल गेन्स, जो पार्ट है किस चीज का, इकोनॉमी का। डेट्स वाई हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल स्टडी कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं ऑपरेशनल फिजिबल स्टडी, असेस द डिग्री टू विच द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर वर्क वेल टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड यूजर रिक्वायरमेंट। तो ऑपरेशंस कौन से हैं, जो जनरली बिजनेस में करे जा रहे हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं, दिस इज द ऑपरेशनल फिजिबल स्टडी। देन अगर हम बात करें शेड्यूल की, तो शेड्यूल हमें टाइम इंटरवल के बारे में बताता है। तो असेस द टाइम फ्रेम फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हर एक चीज हर एक ऑप्शन के अंदर हमें मेंशन थी। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन रीजन का क्वेश्चन हमें दे रखा है। असर्शन हमें कह रहा है यूजिंग ए मिक्स्ड ब्रांड स्ट्रेटेजी टू एंटर इनटू न्यू मार्केट अलाउज कंसिडरेबल सेविंग। कि अगर आप मिक्स ब्रांड स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे नई मार्केट में जाने के लिए, इससे एक बिजनेस जो है वो काफी सारी सेविंग्स कर सकता है। रीजन की अगर हम बात करें, इट इज इकोनॉमिकल टू इन्वेस्ट इन ए सिंगल ब्रांड। कि ये इकोनॉमिकल रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा अगर आप एक सिंगल ब्रांड में इन्वेस्ट करेंगे, रेदर देन ट्राइंग टू बिल्ड ए नंबर ऑफ ब्रांड्स। ओके, नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा मल्टी ब्रांड, और बेसिकली ये सिंगल ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज असर्शन इज रॉन्ग। असर्शन हमारा रॉन्ग है। देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम न्यू मार्केट में जा रहे हैं, न्यू मार्केट में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं फॉर द सेविंग ऑफ ए मनी को सेव करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली अम्ब्रेला ब्रांड। अम्ब्रेला ब्रांडिंग हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या क्या रखा है, मिक्स ब्रांड स्ट्रेटेजी के थ्रू आप न्यू मार्केट में एंटर कर रहे हो, तो ये हमारा, इससे हमारी कोई सेविंग नहीं होने वाली है, क्योंकि आप किस चीज को यूज कर रहे हो, मिक्स ब्रांड स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो। आप ऑलरेडी काफी सारा खर्चा कर रहे हो मिक्स ब्रांड को जनरेट करने में, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं है। हाँ, अगर आप सिंगल ब्रांड के थ्रू न्यू मार्केट में एंटर करते तो इससे हम सेविंग जरूर कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद क्या रखा है, इट इज इकोनॉमिकल टू इन्वेस्ट इन ए सिंगल ब्रांड। बिल्कुल, अगर आप सिंगल ब्रांड में इन्वेस्ट करोगे तो इकोनॉमिकल रहेगा, लेकिन अगर आप मल्टी ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सारी ब्रांडिंग के लिए अलग से जो मनी है, जो कॉस्ट है, वो लगानी पड़ेगी। तो इसलिए कहा गया है कि ये इकोनॉमिकल रहता है कि अगर आप सिंगल ब्रांड में ही क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। और एक चीज याद रखना कि अगर नई मार्केट में एंटर कर रहे हो फॉर द सेविंग ऑफ ए मनी थ्रू द सिंगल ब्रांड, इट इज नोन एज अम्ब्रेला ब्रांडिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है अगेन। असर्शन कहता है द असेंस ऑफ एवरी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज कॉपिंग विद कंपटीशन इन द मार्केट। कि जो आज के टाइम में जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन है उसकी नीड हमें इसलिए पड़ी है ताकि हम कंपटीशन को बीट अप कर सके। जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर उसको बीट करने के लिए स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है।
रीजन कहता है मल्टीनेशनल्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस क्लैश डायरेक्टली ऑन एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस। क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रही हैं, कॉम्पीट कर रही हैं। डेट्स वाई स्ट्रेटेजी का होना जरूरी है। नीचे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप इसको लॉजिकली देखोगे तो। चलिए, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। देखो, स्ट्रेटेजी का होना सिर्फ इसलिए ही नेसेसरी नहीं है कि हमें कंपटीशन को बीट करना है। ठीक है, ठीक है, कंपटीशन के लिए बीट करने के लिए स्ट्रेटेजी का होना जरूरी है, लेकिन स्ट्रेटेजी हम सिर्फ इसलिए ही डिजाइन नहीं करेंगे ताकि हम कंपटीशन को ही बीट कर सके। स्ट्रेटेजी और चीजों के लिए भी हो सकती है कि हम लॉन्ग रन में अपने आप को कैसे चलाएंगे, ठीक है, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, हर एक चीज को मैनेज करने के लिए भी स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सिर्फ कंपटीशन के लिए ही स्ट्रेटेजी चाहिए, देन इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, सो द एसेंस ऑफ स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन द कंपटीशन इज नॉट ट्रू। सम स्ट्रेटेजीज मे बी फॉर्मुलेटेड फॉर द ओवरऑल ग्रोथ। तो कुछ स्ट्रेटेजीज हम ग्रोथ के लिए भी तैयार करते हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, अगेन टू लिस्ट दे रखे हैं, मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है ये हमारा। एक साइड हमें ग्रीन एचआरएम के फंक्शंस दे, प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, दूसरी साइड उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अगर प्रिंसिपल्स की बात करें तो कौन कौन से दे रखे हैं, ग्रीन प्रोडक्ट, ग्रीन वर्क प्लेस, ग्रीन फंक्शन, ग्रीन मैनेजमेंट। एंड अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो ट्रेडिशनल फंक्शन, रिसोर्स रिप्लेसमेंट, फिजिकल प्लांट्स, मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रीन एचआरएम के बारे में पढ़ रखा है, बेसिकली एचआरएम का ही पार्ट है, तो आप इसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ग्रीन एचआरएम मतलब इन द सेंस हम क्या है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज अगर हम बात करें ग्रीन प्रोडक्ट की, तो ग्रीन प्रोडक्ट कौन सा होता है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को रिप्लेस कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, अडेप्टिव रीयूज। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को रीयूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस की बात की जा रही है, तो वर्क प्लेस के अंदर क्या है, फिजिकल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। अगर हम ग्रीन फंक्शंस की बात करें तो इट्स ए ट्रेडिशनल फंक्शन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ग्रीन मैनेजमेंट की अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंसेंटिव्स एंड एथिक्स की हम बेसिकली क्या है यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रीवियंस मैनेजमेंट मेथड द डिस्ट्रीब्यूट डेट अराइज आर सेटल्ड बाय थर्ड पार्टी। तो ग्रीवियंस मेथड्स में बात की गई है कि कौन सा मेथड ऐसा होता है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूट ओकर होता है उसको थर्ड पार्टी हमारी सॉल्व करती है। ए, ग्रीवियंस रेटिफिकेशन, बी, ग्रीवियंस कंसिलेशन, सी, ग्रीवियंस रिड्रेसल, फोर्थ, ग्रीवियंस आर्बिट्रेशन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बहुत सारे जो टेस्ट हैं उसमें आज किया गया, एग्जाम्स में आज किया गया है। ठीक है, जैसे ये CUT में भी आया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा हमारा जो नेट है उसमें प्रीवियस ईयर में भी आज किया गया है। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ग्रीवियंस आर्बिट्रेशन। तो ग्रीवियंस आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है वो क्या करती है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट को सेटल करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर कोइंसाइडिंग, जो रिग्रेशन लाइंस हैं अगर वो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, देन द रिलेशन बिटवीन द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज। तो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन से होते हैं, एक होता है BXY और दूसरा होता है BYX। ठीक है, तो कहना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा अगर दो रिग्रेशन लाइंस आपस में क्या कर जाती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इक्वल, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। बी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इक्वल बट देयर साइंस इज अपोजिट। सी, BXY इज ग्रेटर देन BYX। डी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर जो है आर के रिलेशन में निकाल सकते हैं। ओके, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू यूनिटी। तो जो इनकी मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यूनिटी का। अब ये कैसे होगा, ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली किसका यूज करा, आर का, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज करा। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसके इक्वल होता है, वो BYX इंटू BXY के इक्वल होता है। और हमने आर को तो कैलकुलेट कर ही लिया, क्योंकि जब रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड करती हैं, ये एक प्रॉपर्टी कहता है कि जब रिग्रेशन लाइंस आपस में कोइंसाइड करती हैं तो आर जो होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो आर का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा। डेट्स वाई ये इक्वल हो जाएगा किसके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइप्स ऑफ मोनोपोलीज दे रखे हैं, उसके एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा किससे लिंक रखता है। ए, मोनोपोली, बी, ड्यूपोली, सी, बायलैटरल मोनोपोली, सी, ड्यूप्सनी। एग्जाम्पल दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, मास्टर कार्ड एंड वीजा,
सेकंड अमेजन, थर्ड वालमार्ट एंड कॉस्को होलसेल कॉर्पोरेशन, फोर्थ दे रखा है कोल माइनिंग एंड माइनर्स यूनियन। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है बेसिकली कौन सा मोनोपोली से रिलेट करता है, कौन सा ड्यू पॉलिसी है, ये आपको बताना है। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज अगर हम बात करें मोनोप्सनी, इसमें क्या होता है, एक सिंगल ही हमारा क्या होता है, बायर होता है, ठीक है। तो सिंगल बायर कौन सा है, हमारा अमेजन है, क्योंकि अमेजन का अपना खुद का भी वेयर हाउस है, ठीक है। ये क्या करता है, चीज़ों को खरीद लेता है और अपनी ब्रांड लगाकर क्या करता है, सेल भी करता है, ठीक है। तो अमेजन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, मोनोप्सनी का। ड्यू पॉली की अगर बात करें तो दो ही इसमें क्या होते हैं, सेलर होते हैं। तो दो सेलर कौन से हमारे, मास्टर कार्ड है और वीज़ा है, ठीक है। जनरली आपको डेबिट कार्ड और देखने को मिलेंगे इन दोनों कंपनीज के। उसके बाद है हमारे बायलेटरल मोनोपोली, ठीक है। बायलेटरल मोनोपोली के अंदर अगर हम बात करें तो कोल माइनिंग है और माइनिंग यूनियन है, माइनर्स यूनियन है। ड्यूप्सने की बात करें तो कौन सा है, वॉलमार्ट है और कॉस्टको होलसेलर कॉर्पोरेशन है। तो ड्यूप्सने के अंदर अगर बात करें तो दो ही हमारे क्या होते हैं, बायर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक साइड हमें एरर दे रखे हैं, दूसरी साइड उससे रिलेटेड दे रखा है। एरर कौन कौन से हैं, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर। लीस्ट सेकंड में दे रखा है रॉन्ग पोस्टिंग, नल इफेक्ट, कंट्रोवर्सन ऑफ गैप, फोर्थ है टोटलिंग द ट्रांजेक्शन। नीचे हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो अकाउंटेंसी यूनिट सेकंड में से क्वेश्चन आए हुए, होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज अगर हम बात करें कास्टिंग एरर की, तो कास्टिंग एरर में क्या होता है, टोटलिंग, जो टोटल हम कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, वहां पे कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, हमारी मिस्टेक हो जाती है टोटल करने के अंदर। तो ये कौन सा एरर हो जाता है, ये एरर होता है एरर ऑफ कास्टिंग। अगर हम बात करें एरर ऑफ प्रिंसिपल की, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम बात करें तो कॉन्ट्रवेंशन ऑफ गैप। तो गैप के हम जो प्रिंसिपल्स है उनमें हमारा क्या है, कॉन्ट्रवेंशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एरर ऑफ कमीशन की, तो हम क्या कर रहे हैं, रॉन्ग पोस्टिंग कर रहे हैं। पोस्ट हमने कोई से अकाउंट में करना था, पोस्ट हमने कोई और अकाउंट में कर दिया, तो दिस इज द एरर ऑफ पोस्टिंग, और इसको हम कहते हैं क्या, एरर ऑफ कमीशन, कमीशन। इसके बाद है कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर वो होता है जिसका जो इफेक्ट होता है वो कैसा देखने को मिलता है, हमें नलिफाइड देखने को मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। As per the latest revision, May 2022 by government, for an MSME be defined as a small unit, its investment limit should be। तो MSME की क्या लिमिट डिसाइड की गई है 2020 के अंदर, जो ये अपडेट करा है इसको, लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 20 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़। इजी क्वेश्चन है, होप सो अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़। तो बेसिकली यहाँ पे स्मॉल यूनिट की बात करी गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करी गई है, तो उसकी कहाँ से कहाँ लिमिट लाइन करती है, 1 से लेके 10 करोड़ के बीच में। और 1 करोड़ से अगर नीचे की बात करें तो वो कौन सी हो जाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। और लार्ज स्केल कितनी सी हो जाएगी, 10 करोड़ से ऊपर की हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे मैंने क्राइटेरिया दे भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इन्वॉल्व द कंज्यूमर्स विजिट टू द वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स, buying product by choosing a mode of payment, product delivery by the retailer, and at last the customer review or feedback। So पूछ रखा है कि कस्टमर क्या करता है, विजिट करता है वेबसाइट पर, और वो क्या करता है, बाइंग प्रोडक्ट बाय चूजिंग ए मोड ऑफ पेमेंट, प्रोडक्ट डिलीवरी बाय द रिटेलर एंड द लास्ट कस्टमर फीडबैक। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन करी जा रही है वेबसाइट के थ्रू। वो क्या करता है, प्रोडक्ट को विजिट करता है, पेमेंट भी ऑनलाइन करता है, और रिटेलर क्या करता है, प्रोडक्ट उसके पास भिजवा देता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑगमेंटिंग रियलिटी, बी नॉन स्टोर रिटेलिंग, सी कैटलॉग रिटेलिंग, डी ई टेलिंग और ई रिटेलिंग। ई टेलिंग को ई रिटेलिंग भी कहा जाता है। होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी, दैट इज ई टेलिंग। इसको हम कहेंगे ई टेलिंग और ई रिटेलिंग हम इसको कहेंगे। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग और बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग द इंटरनेट फॉर B2B और B2C। तो बेसिकली हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं खरीदने और बेचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दे रखा है, लिस्ट फर्स्ट में मार्केट ग्रोथ दे रखी है, लिस्ट सेकंड में ग्रोथ स्ट्रेटेजी दे रखी है। मार्केट ग्रोथ में हमें दे रखा है मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन एंड डी डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो बिजनेस मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स इन न्यू, द बिजनेस फोकस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। थर्ड की बात करें, बिजनेस सीक्स टू सेल इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू द न्यू मार्केट। फोर्थ, बिजनेस इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इनटू द एग्जिस्टिंग मार्केट। नीचे हमें क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी,
डेट इज अगर हम बात करें मार्केट डेवलपमेंट, हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम बिजनेस सीक्स टू सेल इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू द न्यू मार्केट। मार्केट डेवलपमेंट बेसिकली हमारे लिए न्यू मार्केट है, प्रोडक्ट तो सेम है बट मार्केट इज द न्यू वन, यहाँ पे मार्केट जो है वो न्यू है। अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें, मार्केट सेम है बट प्रोडक्ट इज द न्यू वन, हम न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम मार्केट पेनिट्रेट की बात करें, द फोकस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू द एग्जिस्टिंग मार्केट, हम क्या कर रहे हैं, प्राइस कम करके हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। डेट इज द मार्केट पेनिट्रेट, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, बिजनेस मार्केट्स एंटर इनटू न्यू प्रोडक्ट इनटू द न्यू मार्केट, प्रोडक्ट भी न्यू है और मार्केट भी न्यू है, दिस इज द केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। हम कह रहे हैं अपने आप को हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन है 12, स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, जॉब एनरिचमेंट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल एनरिचमेंट और द एडिशन ऑफ टास्क टू मेक द जॉब रिचर। तो जॉब एनरिचमेंट के अंदर जनरली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनरिचमेंट होता है कि हम क्या करते हैं, टास्क को ऐड कर देते हैं जॉब के अंदर टू मेक द जॉब रिचर, ताकि हम जॉब को रिचर बना सकें। स्टेटमेंट सेकंड कहता है, जॉब एनलार्जमेंट रेफर्स टू द वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द टास्क विदाउट एडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली जॉब को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, टास्क को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। सो दिस इज द जॉब एनलार्जमेंट। तो पूछ रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। जनरली ये दोनों एनरिचमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द वर्टिकल एनरिचमेंट और द एडिशन ऑफ टास्क। तो बेसिकली एडिशन, टास्क को हम ऐड करते हैं एक जॉब के अंदर और नए टास्क को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज द जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ रिलेटेड टास्क विदाउट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसमें ऐड नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर रहे हैं किस चीज का, टास्क का। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स द दे रखा है हमें, द डाटा फर्निश्ड बाय XYZ लिमिटेड इज एज फॉलो। हमें नेट इनकम दे रखी है 80,000 रुपीज़ की, इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है 10,000, टैक्सेस दे रखे हैं 15,000। कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ओके तो इसका आपको बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, होप्स आपने कैलकुलेट कर ली होगी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज 5.5। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर क्या, फॉर्मूला क्या होता है, so it's basically the EBIT divided by interest payment, EBIT that is earning before interest and tax divided by interest payment। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दे रखा है नेट इनकम 80,000, जिसमें से हम क्या करेंगे, 10,000 15,000 को माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 55,000, इट डिवाइड बाय 10,000, देन हमारा आंसर आ जाएगा सी, डेट इज 5.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, अंडर द PFA डेट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड फ्री ट्रेड, at least two countries commit each other to multiply grant preferential condition for trade in specific goods। तो बेसिकली जो PFA है, बेसिकली हमारा जो रीजनल ब्लॉक्स थे, ठीक है, उसके बाद हमारे एग्रीमेंट्स भी थे कुछ। तो एग्रीमेंट्स में से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो PFA है प्रेफरेंशियल फ्री ट्रेड में, एटलीस्ट दो कंट्रीज कम से कम कमिट करती हैं एक दूसरे को टू ग्रांट प्रेफरेंशियल कंडीशन फॉर ट्रेड इन स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड कहती है, PFA सर्व टू रिड्यूस टैरिफ बट नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट दैम। PFA के अंदर सिर्फ टैरिफ को रिड्यूस करा जाता है, लेकिन उनको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करा जाता। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी हमारी स्टेटमेंट गलत है। होप सो फ्रेंड्स सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट कैसी है, हमारी करेक्ट है। क्योंकि PFA अगर हम बात करें, सबसे पहला ही स्टेज कहाँ से आती है, अगर हम स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट ही हम कहाँ से होते हैं, PFA से होते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो जो सार्क है जिसमें इंडिया भी आता है, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट बनता है हमारा वो PFA ही बनता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ टैरिफ को रिड्यूस करते हैं, कभी भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, हमारी करेक्ट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए टाइप ऑफ रिटेल मार्केटिंग वेयर ए सेट ऑफ प्रोडक्ट और स्टोर्स विच किल्स अदर ऑफ द सेम टाइप। तो बेसिकली रिटेल मार्केटिंग का ऐसा कौन सा टाइप है जहां पर जो प्रोडक्ट है और जो स्टोर है अदर को क्या करते हैं, किल करने की कोशिश, किल करने का इन द सेंस कि उनको कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं जो उसके सेम टाइप के हैं। A टारगेट किलर, B कैटेगरी किलर, C फैक्ट्री आउटलेट, D स्पेशलाइज्ड स्टोर्स। होप से फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज कैटेगरी किलर। तो ये कौन से होते हैं, बेसिकली हमारे कैटेगरी किलर्स होते हैं। सो अगर थोड़ा इसके बारे में जाने, कैटेगरी क्लियर कौन से होते हैं, इज ए कॉम्पिटेटिव रिटेल चेन सुपर स्टोर्स विच हाईलाइट द एडवांटेजेस एंड डोमिनेट्स इट्स प्रोडक्ट टू एलिमिनेट द हाईली स्पेशलाइज्ड मर्केंट आउट ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली वो अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इस तरह शो करते हैं कि वो दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको किल कर देते हैं, ठीक है। उनके एडवांटेजेस इस तरह शो करते हैं और डोमिनेट्स कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, कि मार्केट में अगर मान लो कोई टूथपेस्ट लेने जाए तो टूथपेस्ट ना कहे, उसको जाके कहे कि भैया मुझे कोलगेट दे दो। आजकल यही चल रहा है, हम मार्केट में जाते हैं, हम कहते हैं भैया पतंजलि की कोलगेट दे दो। तो कोलगेट इस तरह का ब्रांड नेम बना दिया है कि बंदा अगर सिंपल प्रोडक्ट लेने भी जाएगा तभी भी ब्रांड का नाम लेकर बोलेगा कि भैया मुझे ये दे दो, ठीक है। तो इस तरह प्रोडक्ट को अपना डोमिनेट कर लेना कि वो दूसरी कैटेगरी को क्या कर दे, किल कर दे। द स्मॉल रिटेलर हैव टू स्ट्रगल विद दिस कैटेगरी किलर। तो बेसिकली जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इनसे कॉम्पीट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द कम्बिनेशन ऑफ बिलीफ, आइडियाज, इमेजिनेशन अबाउट द ब्रांड डेवलप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड हेल्ड इन द कंज्यूमर माइंड। ए ब्रांड इमेज, बी ब्रांड परसेप्शन, सी ब्रांड लॉयल्टी, डी ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, ब्रांडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, होप सो अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स ए ब्रांड इमेज। तो जो कस्टमर के हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर के माइंड में काफ़ी टाइम तक रहती है, वो बेसिकली क्या है, एक इमेज है, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम मैगी की बात करें या बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, इनकी एक इमेज हमारे माइंड में क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। तो ये क्या है, बेसिकली ब्रांड इमेज है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। अगर हम बात करें लिस्ट फर्स्ट में हमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक और बिहेवियरल। लिस्ट सेकंड में अगर हम बात करें तो फोकस ऑन वेरिएबल सच एज एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रांड, ब्रांड लॉयल्टी, यूजेज लेवल्स एक्सेट्रा। लिस्ट सेकंड दे रखा है फोकस ऑन वेरिएबल सच एज कस्टमर, डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, वैल्यू, प्रेफरेंस एक्सेट्रा। थर्ड, फोकस ऑन वेरिएबल सच एज पर्सनैलिटी, ट्रेड्स, लाइफस्टाइल, ओपिनियन एक्सेट्रा। फोर्थ, फोकस ऑन वेरिएबल सच एज एज, जेंडर, फैमिली, इनकम, ऑक्यूपेशन। तो हमें बताना है कौन सा किससे लिंक रखता है। ओके, होप सो फ्रेंड्स इजी है क्वेश्चन, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी, डेट इज अगर हम बात करें डेमोग्राफिक की, तो डेमोग्राफिक हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये फोकस करता है हमारे एज, जेंडर, फैमिली, इनकम, ऑक्यूपेशन। अगर हम बात करें साइकोग्राफिक की, तो साइकोग्राफिक किस वेरिएबल्स पर फोकस करता है, पर्सनैलिटी, ट्रेड्स, लाइफस्टाइल, ओपिनियन। ज्योग्राफिक की अगर हम बात करें तो कस्टमर डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, वैल्यू, प्रेफरेंसेस। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो वेरिएबल सच एज एटीट्यूड, ब्रांड लॉयल्टी, यूजेज लेवल एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। तो आज तो फ्रेंड्स थोड़ा सा जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा हार्ड ही हो गया है। सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैच ऑफ द फ्लोइंग के और असर्शन रीजन के हमें देखने को मिले हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस गैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो प्रीवियस टेस्ट था उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था सर्विस गैप से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये अपने आप में। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, होप्स आपने देख ली होगी उस वीडियो को भी। चलिए, प्रोवाइडर्स गैप दे रखे हैं, कस्टमर एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट परसेप्शन गैप, मैनेजमेंट परसेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी गैप, सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी गैप, डी सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन गैप। लिस्ट सेकंड में रीजन दे रखा है, किस रीजन से गैप क्रिएट हो रहे हैं, लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन सर्विस डिजाइन एंड सर्विस पोजीशनिंग। सेकंड, इनसफिशिएंट फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग। थर्ड, ओवर प्रोमिसिंग इन एडवर्टाइजमेंट। डी रोल कन्फ्लिक्ट। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज अगर हम बात करें कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड मैनेजमेंट परसेप्शन, कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है और मैनेजमेंट की परसेप्शन क्या है, तो ये डिनोट करता है इनसफिशिएंट फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि जो एक कंपनी है वो रिलेशनशिप ही सही से क्रिएट नहीं कर पाई, उसको ये नहीं पता कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, मैनेजमेंट सोच कुछ रही है, कस्टमर चाहता कुछ और है, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप थे वो कंपनी और कस्टमर के वो सही नहीं बने, डेट्स वाई गैप क्रिएट हुआ। दूसरा है हमारा मैनेजमेंट परसेप्शन सर्विस क्वालिटी एक्सपेक्टेशन गैप। सो इट्स बेसिकली द लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन सर्विस डिजाइन एंड सर्विस पोजीशनिंग। अगर हम बात करें सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी गैप, देन इट बेसिकली द रोल कन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस की डिलीवरी है वो किसने करनी है, एक्चुअली एम्प्लॉय ने करनी है, तो यहाँ पे जो रोल है उसको सही से बताया नहीं गया, इस वजह से क्या है ये गैप क्रिएट हुआ है।
द लास्ट वन इज सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन गैप। हमने जो कम्युनिकेशन करा वो ओवर कर दिया, इन द सेंस जब मैंने एडवर्टाइजमेंट करी उसमें बता तो बहुत कुछ दिया कि प्रोडक्ट ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन रियलिटी में प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था। दिस इज द ओवर प्रोमिसिंग ऑफ एडवर्टाइज। उसकी वजह से क्या हुआ, गैप क्रिएट हुआ, जिसको हमने कहा सर्विस डिलीवरी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कस्टमर। सो डी का हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रिम्स। तो ट्रिम्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको सिलेक्ट करना है। ए, इट इज फॉर्मलाइज्ड इन 1995। बी, इट ऑफर्स इक्वल राइट टू बोथ फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। सी, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड विद अ सर्टेन सीलिंग लिमिट। डी, ग्रांट परमिशन टू इंपोर्ट रॉ मटेरियल विदाउट एनी लिमिटेशन। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आपने ट्रिम्स के बारे में पढ़ रखा है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, अगर इसके बारे में आपने पढ़ रखा है तो आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज ए एंड सी। तो ए और सी जो है दोनों हमारे क्या है, इनकरेक्ट है। सो अगर हम बात करें ए की, तो इट इज़ फॉर्मलाइज इन 1995, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मलाइज हुआ था कब, 1994 में, ठीक है, और इसको फोर्स में लाया गया था 1995 में। तो देखो फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन इस तरह से हमें आस्क कर लिए जाते हैं तो जो काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है अपने आप में। अब एक बार बताओ, फॉर्मलाइज उसको 1994 में गया, जबकि उसको केम इनटू फोर्स एक्चुअली में जब इंप्लीमेंट कर दिया गया तो 1995 में, एक साल का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रिम्स की, तो एक एग्रीमेंटेड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर डेट आर एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक रेगुलेशंस ए कंट्री कुड अप्लाई टू फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑफन पार्ट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी। जो रेगुलेशंस हम लगाते हैं किसके ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर। इट वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 1994 अंडर द WTO प्रोसीडर्स, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एंड केम इनटू फोर्स इन 1995। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड विदाउट एनी लिमिटेशन। तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इसमें क्या है, उसको अलाउड किया गया है, किसी भी तरह की उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग इसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट हाई कैपिटल इन करंट असेट्स, कीप इन्वेंट्री लेवल हायर एंड फॉलो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है नेट के अंदर। तो कौन सी अप्रोच ऐसी है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हाई कैपिटल लगाती है, किसमें, करंट असेट्स के अंदर, और अपनी जो इन्वेंट्री है उसको हाई रखती है, और लिबरल क्रेडिट पॉलिसी जनरली कंपनी क्या करती है, यूज करती है। सो ए मॉडरेट, बी कंजर्वेटिव अप्रोच, सी एग्रेसिव अप्रोच, डी कंबाइन। होप सो फ्रेंड्स अपने अटेम्प्ट कर लिया हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज कंजर्वेटिव। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कंजर्व करके चल रही है, वो रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वो क्या कर रही है, फिक्स कैपिटल को इन्वेस्ट कर रही है किसके अंदर, करंट असेट्स के अंदर। ओके, होप सो फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे ठीक ही होंगे, ठीक है। थोड़ा आज का लेवल थोड़ा सा हाई था क्वेश्चंस का, काफ़ी सारे मैच ऑफ द फ्लोइंग के और रिजर्वेशन सीजन के क्वेश्चन देखने को मिले। ओके सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एंट्रेंस कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।